जो मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय MLP कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th विषय जीव विज्ञान अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। बच्चों, आप जानते हैं प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से प्रारंभ होता है, चाहे वह जीव छोटा हो या बड़ा। प्रत्येक जीव में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है और प्रत्येक जीव की कोशिका के विभाजन में अलग अलग समय लगता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका 24 घंटे में और ईस्ट की कोशिका को अपना कोशिका चक्र पूर्ण करने में 90 मिनट लगते हैं। एक सामान्य वृद्धि करती हुई कोशिका की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। पहला अंतरावस्था या इंटरफेज और दूसरी कोशिका विभाजन की अवस्था। दोनों अवस्थाओं को ही सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहा जा सकता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं एक कोशिका विभाजन के अंत और दूसरे कोशिका विभाजन के समापन में लगने वाले समय को ही कोशिका चक्र कहते हैं। आइए अब हम कोशिकीय चक्र की इन प्रावस्थाओं को समझते हैं। पहला अंतरावस्था या इंटरफेज, इसे हम तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के पूर्व DNA, RNA, प्रोटीन और गुणसूत्र का निर्माण होता है। अंतरावस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे हम G1 फेज, S फेज और G2 फेज के नाम से जानते हैं। G1 प्रावस्था को पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में RNA संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था है S प्रावस्था, जिसे संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में DNA का निर्माण और प्रतिकृति होती है। अगली प्रावस्था G2 फेज, इसमें पुनः rRNA, mRNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम देखें सूत्री विभाजन या M फेज क्या है। S प्रावस्था के दौरान DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि S प्रावस्था की प्रारंभिक अवस्था में DNA को हम 2C से व्यक्त करें तो यह बढ़कर अंत में 4C हो जाएगी, पर इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रौढ़ प्राणियों की कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय की कोशिका, और दूसरी कुछ कोशिकाएं। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती और G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। कोशिका चक्र की इसी अवस्था को शांत अवस्था या G0 अवस्था कहा जाता है। इसका विभाजन जीवों की आवश्यकता के अनुसार होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है कि शांत अवस्था क्या है, तो वह अवस्था जब जीवों की कोशिकाओं में विभाजन ना हो तो उसे हम शांत अवस्था कहते हैं। सूत्री विभाजन या माइटोसिस फेज या M फेज, इस अवस्था में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और जनक तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है।
इसीलिए इसे समविभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन में दो उप-अवस्थाएं हैं, कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था अर्थात प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को सम्मिलित किया गया है। पूर्वावस्था या प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की प्रथम प्रावस्था है। इस प्रावस्था में गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बना लेता है और इसके अंतिम चरण तक केंद्रिका और केंद्रक कला समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ ही इस अवस्था में गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है और वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और जहाँ पर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े होते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहा जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम अपने सेंट्रियोल में विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। चित्र में आपको सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा होगा जो केंद्रक के बाहर स्थित है और तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। सूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में एकत्रित हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तरकु तंतु पूर्ण रूप से बन जाते हैं। आपको चित्र में तरकु तंतु और ध्रुव दिखाई दे रहे होंगे जो कि सेंट्रियोल से बने हैं। तरकु तंतु के दोनों सिरों को ध्रुव और मध्य भाग को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर या मध्य तल पर गुणसूत्र इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि गुणसूत्र की सेंट्रोमियर कोशिका के मध्य तल पर और तरकु तंतुओं से जाकर जुड़ जाता है और इसके विपरीत उसके क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र या भुजाएं विपरीत ध्रुव की ओर होती हैं। अगली अवस्था है पश्चावस्था या एनाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर विखंडित हो जाते हैं और इस तरह से प्रत्येक गुणसूत्र जो कि दो अर्ध गुणसूत्रों से बना है उसके अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इस समय सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर और भुजाएं कोशिका के मध्य भाग की ओर झुकी रहती हैं और इस समय हर अर्ध गुणसूत्र U, V, J या L के आकार का दिखाई देता है, क्योंकि तरकु तंतु के जो धागे या तंतु हैं वो सेंट्रोमियर वाले भाग से अर्ध गुणसूत्र को अपने अपने ध्रुव की ओर खींचते हैं। अंत्यावस्था या टीलोफेज सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र होने लगते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है, अर्थात प्रोफेज में जो क्रियाएं हुई थीं उसके विपरीत टीलोफेज में होती हैं। प्रोफेज में केंद्रक की झिल्ली समाप्त हुई थी और इस अवस्था में फिर से गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है
जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तरकु तंतु भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं और इस अवस्था के अंत तक एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। आपको एक कोशिका में 2 केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे और प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाती है। आइए अब हम देखें कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस क्या है। तो जब कोशिका के नाभिक विभाजित हो जाते हैं तो उनका कोशिका द्रव्य भी 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जंतुओं और पौधों में साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन में कुछ अंतर है। जंतु कोशिका के चारों तरफ की झिल्ली पतली है, अतः इनमें संकीर्णन या खांच के निर्माण के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, जैसा कि आप चित्र में संकीर्णन या खांच देख रहे हैं। परंतु पादप कोशिकाओं के चारों ओर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण संकीर्णन नहीं हो सकता और एक कोशिका से 2 कोशिकाओं के निर्माण में कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। निम्न श्रेणी के पौधों और जंतुओं में समसूत्री विभाजन द्वारा ही प्रजनन होता है। यह विभाजन कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के संतुलन को बनाए रखता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाए या घाव हो जाए तो मृत कोशिकाओं को हटाने में समसूत्री विभाजन ही कार्य करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जीवों में कैंसर रोग अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। अर्धसूत्री अथवा न्यूनकारी कोशिका विभाजन। यह एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर अंत में 4 संतति कोशिकाएं बनाती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मूल या जनक कोशिका की आधी होती है। यह जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। इसके द्वारा जंतुओं में अंडाणु तथा शुक्राणु और पौधों में नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इस कोशिका विभाजन के अंत में द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदल जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। पहला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन 2 उप अवस्थाओं में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या मियोसिस फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोसिस सेकेंड। दोनों में 4-4 उप अवस्थाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड और अंत्यावस्था सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसकी प्रोफेज बहुत लंबी होती है और इसे 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है लेप्टोटीन या तनुपट्ट अवस्था, दूसरी अवस्था है जाइगोटीन या
युग्म पट, तीसरी पैक्टीन या स्थूल पट, डिप्लोटीन या द्विपट और लास्ट डाइकाइनेसिस या पारगति क्रम। प्रोफेज फर्स्ट की तनुपट अवस्था या लेप्टोटीन अवस्था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस अवस्था के प्रारंभिक चरण में केंद्रक का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रोमेटिन जाल धीरे धीरे खुल रहा है। गुणसूत्र बहुत ज़्यादा उलझे पतले धागे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहा जाता है और द्वितीय चरण में क्रोमेटिन के धागे से बना जाल पूर्ण रूप से खुल जाता है और गुणसूत्र लंबे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। प्रोफेज की सेकंड अवस्था है युग्मपट अवस्था या जायगोटीन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रत्येक गुणसूत्र अपने समजात गुणसूत्र के साथ जोड़े बना रहा है। सूत्र युग्मन या अंतर्ग्रथन या इसे हम साइनेप्सिस भी कह सकते हैं, यह क्रिया एक या एक से अधिक स्थानों पर प्रारंभ होती है। ज़्यादातर यह गुणसूत्र बिंदु से प्रारंभ होती है और जिपर या चैन की भांति उस समय तक फैलती है जब तक कि दोनों गुणसूत्र पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं बना लेते और इन जोड़ों को युग्मित गुणसूत्र कहा जाता है। अगली अवस्था है स्थूलपट अवस्था या पैक्टीन। इस अवस्था में गुणसूत्रों के क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्रों से बना होता है और जब प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्धगुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं तो हमने अभी देखा था कि पहले गुणसूत्रों ने क्या किया है, जोड़ा बनाया है। तो जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं और जब उनके अर्धगुणसूत्र भी दिखाई देने लगेंगे तो एक ही स्थान पर 4 अर्धगुणसूत्र दिखाई देते हैं और इस दशा को टेट्रावैलेंट या चतुष्फलक अवस्था कहते हैं। अगली अवस्था है द्विपट अवस्था। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच का साइनेप्टिक बल या आकर्षण बल समाप्त होता है, उनके बीच विकर्षण होने लगता है। तो आप देख रहे होंगे डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से दूर हट रहे हैं और उस समय वह केवल कुछ बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। वो बिंदु किएज़मेटा या किएज़मा कहलाते हैं। विकर्षण के कारण क्रॉस के रूप में किएज़मा पर बाइवैलेंट के सिस्टर क्रोमेटिड टूटकर फिर से क्रॉस के रूप में जुड़ते हैं, अर्थात जिन 2 गुणसूत्रों ने जोड़ा बनाया है वे किएज़मा वाले पॉइंट से टूटते हैं और अपने कुछ पदार्थों की या खंडों की अदला बदली करते हैं। इस प्रकार समजात गुणसूत्रों की कुछ क्रोमोनीमा दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाती है और गुणसूत्रों के क्रोमोनीमा या खंडों की अदला बदली को ही जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आप चित्र में ध्यान से देखें, 2 गुणसूत्रों ने जोड़ा बनाया है, एक गहरे रंग का है और एक हल्के रंग का। यहाँ दर्शाने के लिए उनको इस तरह से बनाया है। जब वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं तो पहले गुणसूत्र में कुछ हिस्सा दूसरे का जुड़ गया है और दूसरे गुणसूत्र में कुछ हिस्सा पहले गुणसूत्र का जुड़ गया है। इस तरह गुणसूत्रों की अदला बदली को ही जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। बच्चों, पारगतिक्रम या डाइकाइनेसिस अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की
सबसे अंतिम अवस्था है। समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड इस अवस्था में पास पास आ जाते हैं और गुणसूत्र की सतह दानेदार दिखाई देने लगती है। समजात गुणसूत्र के जोड़े के दोनों गुणसूत्र दूर दूर जाने लगते हैं और केंद्रक कला और केंद्रिका समाप्त होने लगती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। साथ ही सेंट्रियोल दो ध्रुवों पर जाने लगते हैं और तरकू बनना प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे मध्यावस्था फर्स्ट या मेटाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में केंद्रीय भित्ति और केंद्रिका समाप्त हो जाती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको तरकू उपकरण दिखाई दे रहा है, पर केंद्रकीय झिल्ली और केंद्रिका समाप्त हो चुकी है। गुणसूत्र तरकू की मध्य रेखा पर आ गए हैं और वे इस तरह से व्यवस्थित हैं कि उनके सेंट्रोमियर बाहर की ओर और उनकी भुजाएं मध्यवर्ती रेखा पर आ जाती हैं। बच्चों, अगली अवस्था है पश्चावस्था फर्स्ट या एनाफेज फर्स्ट। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, समजात गुणसूत्रों के दोनों गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इस अवस्था में समसूत्री गुणसूत्रों के समान सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, बल्कि अगर किसी कोशिका के पास कुल 4 गुणसूत्र हैं तो 2 गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और 2 गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं। अगली अवस्था है अंत्यावस्था फर्स्ट या टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में फिर से केंद्रक का आवरण या झिल्ली बनने लगते हैं। कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। यह सामान्य से कम समय के लिए होती है और इसमें डीएनए भी दुगना नहीं होता। इसके बाद पूर्वावस्था सेकेंड आती है या प्रोफेज सेकेंड आती है और प्रोफेज सेकेंड प्रोफेज फर्स्ट से काफ़ी सरल और छोटी होती है। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये नई बनी दोनों कोशिकाओं के पास गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या सेकेंड होता है, तब यह विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान है, अर्थात जो 2 कोशिकाएं बन गई हैं वो समसूत्री विभाजन की तरह ही पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड और अंत्यावस्था सेकेंड के अंत में 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पूर्वावस्था सेकेंड में केंद्रक का आवरण अदृश्य हो जाता है और गुणसूत्र फिर से संघनित होने लगते हैं। मध्यावस्था सेकेंड में गुणसूत्र मध्य बिंदु पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। आप देखिए चित्र में आपको गुणसूत्र मध्य बिंदु पर पंक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं और विपरीत ध्रुवों के तरकू तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति गुणसूत्र के काइनेटोफोर से चिपक जाती हैं। बच्चों, आपको चित्र में पश्चावस्था सेकेंड दिखाई दे रही होगी। इस अवस्था में गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, जिससे एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग होकर तरकू तंतुओं की सहायता से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इस प्रकार बने अर्ध गुणसूत्र कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियोटाइडों को इकट्ठा करके
फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। अगली अवस्था है अंत्यावस्था सेकेंड या टीलोफेज सेकेंड। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें गुणसूत्र फिर से केंद्रक के आवरण से घिर जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और इस विभाजन के अंत में 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। आइए अब हम अर्धसूत्री विभाजन का महत्व देखते हैं। इस विभाजन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से जब युग्मक बनते हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जब युग्मनज या जायगोट बनता है तो गुणसूत्रों की संख्या फिर डिप्लॉइड या 2n हो जाती है। अगला, इस विभाजन के कारण माता पिता से काफ़ी हद तक समान संततियाँ पैदा होती हैं। इनमें कुछ विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। इस विभाजन में जीन विनिमय होता है और इस कारण जीवों में कुछ नए गुण पैदा होने की संभावना होती है। इस विभाजन के कारण विभिन्नताएं पैदा होती हैं जो जैव विकास में मदद करती हैं, और इसके द्वारा द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।